एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे और साथ ही चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इसमें क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, कौन से मुद्दे इस बार हावी रहेंगे, और ऐसे शख्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करीब से देखा है और साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी कहीं न कहीं शासन में उनका प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे खास शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला और बापू। शंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते, थैंक यू। बाबू, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपकी जो जर्नी है वो ऐसी रही है जिसमें आपने बीजेपी के साथ भी सारा सरकार चलाई है और कांग्रेस का भी आप हिस्सा रहे हुए हैं। कौन सी पार्टी बेहतर है दोनों में से आपके हिसाब से? देखिए, पार्टियाँ तो सब अच्छी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी हिसाब से वो अपना बंधारण जिसको हम बोलते बनाते हैं, सब पार्टियाँ कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, आपका भला करेगी। लेकिन एक्ट जो करना है उसमें फ़र्क पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि एन इंडिविजुअल जो है, कोई व्यक्ति विशेष, जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, तो इंदिरा जी थी, वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, ऐसे तो एक अलग माहौल होता है। इसलिए पार्टियाँ तो अच्छी होती है, किसके हाथ में उसका स्टीयरिंग है, पावर किसके हाथ में है, वही इट मीन समथिंग। अच्छे लोगों के हाथ में पार्टी है तो अच्छा होगा, अगर चालू लोगों के हाथ में पार्टी है तो पब्लिक का हित होगा, पार्टी के वर्कर का भी हित होगा। इतना मैं जरूर कहूँगा। जी बाबू, मैं आपके पास थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूँ। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें बेटर कौन? देखिए, हर एक का अपना हिसाब किताब होता है। जब संगठन का, अनुभव का, अलग लोगों से रिलेशन का सवाल है तो नरेंद्र मोदी की कोई कंपटीशन नहीं हो सकती। शुरू से, बचपन से ही आदमी ने संगठन सीखा है, अच्छे रिलेशन रखना सीखा है, कहाँ पर क्या बोलना, क्या करना, कब नहीं बोलना, ये सब इनके पास से सीखना चाहिए। रही राहुल गांधी की बात, तो वो हेरिडिटरी गांधी फैमिली के हिसाब से राजनीति में इनको आना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपलसरी इनको आना पड़ा, कोई चॉइस होगी ऐसा मैं नहीं कहता। सोनिया जी है, ठीक है, उन्होंने 10 साल तक देश को अच्छा शासन दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन सोनिया जी के हिसाब से राहुल भी वही हिसाब से चलेंगे या प्रियंका भी इस हिसाब से चलेगी, वो क्वेश्चन मार्क होता है। राहुल पहले से, और भारत जोड़ो यात्रा और अभी जो यात्रा निकाली है, इसमें काफ़ी मैच्योरिटी है, काफ़ी कॉन्फिडेंस है। ही इज़ फिजिकली फिट, और जो फिजिकली फिट होता है उसका मेंटली फिटनेस होता है। तो वो अभी बोलने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक के बीच जाने में एक अलग कॉन्फिडेंस है आदमी में। आने वाले दिनों में राहुल गांधी ज़रूर अच्छी पार्टी खड़ी कर पाएंगे, लेकिन उसमें जो संगठन का ह्यूमन टच होता है उसका आज अभाव है। वो अगर ह्यूमन टच और संगठन से मिलना जुलना बढ़े तो एक अच्छा संगठक हो सकते हैं राहुल गांधी भी। जी बापू, हम बात कर रहे हैं इस समय 2024 चल रहा है और 2024 मतलब लगभग 1 या 2 महीने बाद इलेक्शन का माहौल रहेगा, लोकसभा चुनाव का। और ऐसे में आपने जिक्र किया राहुल गांधी की दूसरी वाली यात्रा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी को, यानी INDA गठबंधन को कहीं जीत की दायरे तक लेके जाएगी या दरवाजे तक? यात्रा जो है पब्लिक के बीच जाने का प्रोग्राम है। इससे मैंने समझता चुनाव का कोई ज़्यादा संबंध हो, ज़्यादा संबंध होगा तो यात्रा अभी निकालने की जगह इंडिया के लोगों को बैठकर सीट शेयरिंग करना, अच्छा माहौल बनना, ये हो सकता है। यात्रा एक रूटीन है, रूटीन, और वो भी तो मतलब एक यात्रा हुई तो ये भी पूर्व से पश्चिम में वही लॉजिक है, वो हो जाएगी। और यात्रा के दौरान इंडिया का गठबंधन का भी सवाल हो सकता है, मिलना जुलना, आना जाना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी है कि पब्लिक को भरोसा बैठना चाहिए कि इंडिया गठबंधन भी कुछ कर पाएगा। जैसे जनता पार्टी एक किस्म का इंडिया गठबंधन, ऐसा गठबंधन ही था। 4 पार्टी है, इंडिपेंडेंट लोग, बहुत लोग थे, और पार्टी तो थी ही नहीं। चरण सिंह जी की पार्टी जो थी, इसके सिंबल के हिसाब से लोकसभा के कैंडिडेट खड़े रहे। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी तो बाद में बनी, लेकिन जनता पार्टी भी अलग अलग पार्टियों का गठबंधन ही था। जैसे इंडिया पार्टी अभी है वो। इस हिसाब से लोगों को अगर भरोसा बैठे कि बीजेपी से इंडिया गठबंधन अच्छा है या इंडिया गठबंधन सो कॉल्ड है, तो रिजल्ट इधर से उधर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें।
बापू ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर जो INDA गठबंधन के जो दूसरे जो साथी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो एकला चलो वाली न्याय यात्रा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अभी इस समय जो समय चल रहा है वो चुनाव के बिल्कुल करीब का है। ऐसे में INDA गठबंधन के तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनको मिल करके बैठ करके एक यात्रा डिसाइड करनी चाहिए, इस तरह का कुछ करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अलग तरीके से कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, श्री अखिलेश यादव अलग चल रहे हैं, नीतीश कुमार अलग चल रहे हैं। ये जो है ना अभी इंडिया गठबंधन के हिसाब से ये यात्रा टोटली राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी अभी रहा आने वाले चुनाव में जिनके साथ चलना है इनको भी यात्रा में जोड़िए, तो नीतीश जी भी शायद यात्रा में रहेंगे, ममता जी भी जाएंगी, बाकी भी लोग जाएंगे। एक फॉर्मेलिटी है और फॉर्मेलिटी के हिसाब से अगर वो जाते आते हैं तो इंडिया गठबंधन को शो करेगा, अच्छा ऐसा लोगों को रियलाइज होगा और मैं समझता हूँ ये होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जी बापू, संयोजक के रूप में INDA गठबंधन में नाम आया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, लेकिन जो शुरुआत करी थी वो कहीं कि नीतीश कुमार जी ने करी थी, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार जी का जो एक इस समय का जो गवर्नर से मिलने का हुआ या थोड़ा सा एक दूरी बनाने का हुआ INDA गठबंधन से, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर फिर से पलटी मारेंगे इस तरीके से उनका स्वभाव रहा है? इट इज़ ओवर नाउ। नीतीश कुमार अभी बीजेपी में NDA में वापस नहीं जाएंगे या नहीं जा सकते, ये पानी बहुत बह गया गंगा का। और मैं समझता हूँ कि रहा कन्वीनर या इंचार्ज का सवाल, तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो या कोई भी हो वो कन्वीनर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और नीतीश कुमार जी को जैसे NDA गवर्नमेंट थी तो शरद यादव की जिम्मेदारी थी संयोजक, ऐसे बड़ी पार्टी को अच्छे भरोसा वाले सीनियर लीडर हो इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, खुद पीछे रहना चाहिए। जी कांग्रेस को पीछे रहकर पूरा कारोबार चलाना चाहिए, लेकिन आगे नीतीश जी को करना चाहिए या और कोई ममता जी को आगे करनी चाहिए, जो दूसरे साथी हो इनको लगे कि भाई बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। जी तो उस समय नीतीश जी को संयोजक बनाते जब शुरुआत की बात थी तब। अब मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, अब तो खड़गे जी ठीक है, ये गाड़ी आगे चले तो चुनाव तो डिक्लेयर हो गए समझ लीजिए, इसलिए अभी इट्स टू लेट नाउ टू थिंक रिगार्डिंग कौन कन्वीनर होगा क्या होगा। और मैं नहीं समझता नीतीश जी वापस बीजेपी के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं बनेगा, नहीं होगा। बाबू 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो ये एक मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा है जो देश भर में एक चर्चित रहा, जिसको लेकर के कांग्रेस के लीडर्स सोनिया गांधी हो गई या मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने निमंत्रण में जाने से मना कर दिया उस समय। तो क्या आप कोई मानते हैं कि बीजेपी को एक फ्री हैंड दे दिया हिंदुत्व के कार्ड पर खेलने के लिए कांग्रेस ने? जो सवाल है ना मंदिर का, क्योंकि मैं तो सोमनाथ से जो अयोध्या की रामरथ यात्रा अडवाणी जी लेकर चले थे तो पायोनियर हम ही थे जी, और हमने ही भाषण किया था भगवान सोमनाथ के आगे कि अगर मंदिर नहीं बनेगा तो हम कमर पूजा करेंगे, मतलब शिव की जो बहुत खतरनाक पूजा होती है शिवलिंग की, कटाड़ी रख कर ऐसे मतलब एक तो मर जाना ऐसा होता है जी। लेकिन हो गया। ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है वो पर्सनल विषय, पार्टी का विषय नहीं है। कांग्रेस में कौन जाए कौन न जाए, बीजेपी में कौन दर्शन करने कौन न जाए, ये अलग सवाल है, कोई पार्टी का सब्जेक्ट नहीं है। राम मंदिर में जाना नहीं जाना, दुनिया में जितने लोग हैं वो सब राम को मानते हैं ऐसा नहीं है, साउथ वाला नहीं न माने, दुनिया में सब शिव जी को मानते न माने, दुनिया में माता जी को सब लोग नहीं न माने, ये तो पर्सनल मामला है, उसको पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं लाना चाहिए। जानबूझकर अगर कोई लेकर आते हैं तो अलग बात है, और ये जानबूझकर ये मार्केटिंग हुआ कि राम 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 लला जो भी है, तो ये मंदिर कल था, क्या फ़र्क पड़ा, बन गया, क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों के जीवन में? क्या महंगाई कब होगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेगी या क्या है? एक मंदिर नहीं था, हो गया, अच्छी नमन करो, मज़ा करो, पूजा करो, लेकिन उसको इश्यू बनाओ पॉलिटिकली, वो बिलो द बेल्ट वार है। जो कुश्ती होती है उसमें नॉर्म्स होते हैं, तो इसमें कोई सोनिया जी जाए न जाए इनकी देयर प्रॉब्लम। और ये तो आर्य समाज भी गुजरात से बना था और आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध है, तो वो हिंदू नहीं है जी। नास्तिक लोग है, नास्तिक हिंदू, नास्तिक भी हिंदू है, इसलिए ये जो है ना ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई गया नहीं गया, ये नॉन इश्यू है, उसको उठाना नहीं चाहिए। और कोई पार्टी को अपने बलबूते पर अपने सिर पर नहीं लेना चाहिए। बीजेपी या हाँ वीएचपी ठीक है, इनका काम ही यही है, लेकिन बीजेपी कहे कि हमने बनाया, कांग्रेस कहे कि हम जाएंगे, कोई जाए न जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मार्केटिंग के हिसाब से अगर पॉलिटिकल गेन करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अडवाणी जी ने यात्रा पॉलिटिकल गेन के हिसाब से रखी, पक्का। बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, इस फायदे के हिसाब से यात्रा, मंदिर बने न बने सेकंड मैटर है, उस समय तो कुछ ठिकाना नहीं था,
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जल्दी मंदिर भी बना, लेकिन ये जो मामला है ना वो कोई पार्टी का नहीं है। तो अडवाणी जी ने पार्टी के भले के लिए राम यात्रा निकाली थी। ये ठीक है, नरेंद्र भाई ने भी पार्टी के देश में इलेक्शन लोकसभा आते हैं और पोलराइज हो हिंदू धर्म में, इस हिसाब से मंदिर का जल्दी उद्घाटन किया तो अलग बात है जी। पॉलिटिकल गेन के लिए तो पॉलिटिकल लोग करेंगे, पॉलिटिकल गेन के लिए नरेंद्र भाई हो या राहुल गांधी सब करेंगे, इसके लिए तो है, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो कुछ भी हो। वोटर को समझना है कि हमारा क्या है इसमें, क्या राम भगवान हमारे काम में आएंगे या अल्लाह हमारे काम में आएंगे या गुरुद्वारा में हमारे कोई काम में आएगा या क्राइस्ट हमारे काम में आएंगे, वो वोटर को देखना है। वोटर को लगे कि ठीक है तो आगे बढ़े, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना घर है संभालो, जहाँ वोट देना है दो। बापू मेरा सवाल एक्चुअली इस कॉन्टेस्ट में था कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और कहीं न कहीं प्रियंका गांधी के एडवाइज़र हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका बयान सामने आया राम मंदिर में जब उन्होंने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया निमंत्रण को उस कॉन्टेस्ट में कि ये कांग्रेस का कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस विनाशकारी विपरीत बुद्धि वालों ने एक बात कर दी है। देखिए ये जो है ना पूरा का पूरा प्रोग्राम बीजेपी स्पॉन्सर्ड था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर था, प्रधानमंत्री जी के सपना का एक प्रोग्राम था। अभी पॉलिटिकल इतना क्लियर कट होने के बावजूद भी कांग्रेस के लोग जाएंगे तो बदले लगेंगे, कहाँ बैठेंगे, कौन बुलाएगा, वेट मिले न मिले, तो ये पॉलिटिकल इश्यू है नहीं। और कोई पॉलिटिकल पार्टी को जाना नहीं जाना इनके बस, जाओ मत जाओ, अगर कोई जाए व्हाट डिफरेंस टू मी, कोई जाए मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ। इसलिए ये बिना मतलब का इश्यू बनाया गया है और बीजेपी ने भी आमंत्रण दिए तो अपने पसंदीदा लोगों को दिया है, इसको ले जाना है, इसको नहीं जाना है, मार्केटिंग के हिसाब से। मार्केटिंग में अगर मुकेश अंबानी गए, अमिताभ बच्चन गए या जो भी, तो लोगों को लगेगा हाँ इतने ये लोग मतलब मार्केटिंग है, ये लोग दर्शन कर, हम भी जाए, अरे पूरा देश जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इतने जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इवेंट है, उद्घाटन इवेंट था, राम लला का तो मंदिर का और मूर्ति रखने का इवेंट था। इवेंट में कोई भी फ़ायदा ले सकता है, जिसको ज़्यादा फ़ायदा लेने का है तो बीजेपी फ़ायदा लेगी तो लेगी और नेचुरल है। लेकिन यही चीज़ वोटर के समय काम में आएगी ऐसा मैं नहीं मानता जी। एक उपहार होता है, धीरे धीरे ठंडा भी होता है जी। और पब्लिक अपने भले के हिसाब से लोग सोचते हैं। बापू 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो क्या आपको लगता है कि सनातन और हिंदू धर्म के इर्द गिर्द रहेगा? क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करके एक अचीवमेंट हासिल करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में हर मंगलवार को, महीने की पहले मंगलवार को कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करवाने का एक आयोजन रखा है। देखिए धर्म का ऐसा बिल्कुल भद्दा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो केजरीवाल करते हैं तो बीजेपी ने राम मंदिर किया तो आप हनुमान मंदिर करो, क्या है ये? लोगों के पेटू राम का सोचना चाहिए। मेरे पेट में जो राम बोलते हैं ना रोटी के, मेरी राम रोटी कहाँ मिलेगी? मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे? मेरा बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी? क्या होगा क्या नहीं? मेरी सलामती क्या होगी? मेरा घर है या नहीं है? मेरे को बिजली सस्ती मिलेगी नहीं मिलेगी? खाना सस्ता मिले? ये पॉइंट है, पेटू राम के पॉइंट है, राम के नहीं है जी। इसलिए पॉलिटिकल लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप वाली पार्टी हो, कोई भी हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्म का ऐसा उपयोग या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और मैं सबको जानता हूँ, कोई धार्मिक नहीं है जी। टीले टपके वाले जो लोग हैं ना, नाटक है नाटक, कोई धार्मिक नहीं है जी। जितने बाजार में निकलते हैं ना टीला ऐसे डिजाइन करके, वो रिलीजियस नहीं है। धर्म क्या है वो हमको पूछिए। धर्म के लिए तो हम मर जाने वाले लोगों में से है। इनको धर्म क्या है? इनका तो मार्केटिंग है, व्यापार है धर्म का। बापू धर्म का पॉलिटिकल पार्टी को धर्म का उपयोग या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जी। बापू 2024 लोकसभा चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा ऐसा आपको लगता है? देखिए बीजेपी इस कंसर्न राम का मुद्दा रहेगा, हिंदू धर्म का मुद्दा रहेगा। कांग्रेस इस कंसर्न नौकरियों का, महंगाई का वो मुद्दा रहेगा। और वोटर को तो उस समय खाने पीने का भी माहौल बनता है, को पीने वाले पिएंगे, खाने वाले खाएंगे। और भविष्य क्या होगा 24 के बाद, वो अगर वोटर मतदार है, वो समझदार है जी। वो समझे कि मेरा भविष्य इसमें है तो वहाँ जाएगा। राम में भविष्य है तो बीजेपी के साथ जाएगा, अगर रोटी रोजी में भविष्य तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो ये अलग सवाल है पूरा। इसलिए वोटर समय आने पर सीखता है, समझता है, उसको लगेगा मेरा भविष्य इधर है तो वो एनडीए या इंडिया में कहीं पर भी जा सकता है। 100% बीजेपी में जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता, और 100% कांग्रेस के विरोध में रहेगा ये भी मैं नहीं मानता जी। बापू अब आपसे मेरा एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें आप सवाल करूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करना है या पास ऑन भी कर सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश कुमार? कोई नहीं होगा।
वो लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे पीएम कैंडिडेट कौन होगा, वो नहीं होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में INDI गठबंधन की तरफ से पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करना, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ये सिस्टम सही है। कोई पीएम या सीएम एडवांस में कभी नहीं होता। ये तो अपनी पार्टी को ठीक लगे इसलिए पीएम डिक्लेयर करो, अपनी पार्टी को ठीक नहीं लगे तो डिक्लेयर मत करो। यहाँ सीएम डिक्लेयर करो, वहाँ सीएम मत डिक्लेयर करो। तो पार्टी का प्रोपेगेंडा है। और डेमोक्रेसी में हु यू टू सिलेक्ट कि आप पीएम है। अगर पीपल आपको बहुमति नहीं करेंगे तो आप पीएम अपने घर रह जाएंगे। इसलिए एंटी डेमोक्रेटिक ये स्टैंड है। पीएम ये होगा, पीएम हो गए। अमेरिकन पैटर्न एक डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिकन जो है ना वो प्रेसिडेंशियल पैटर्न है। हमारी प्रेसिडेंशियल पैटर्न नहीं है। हमारी एमपी के हाथ में है पीएम पसंद करना। जिसके पास ज़्यादा एमपी होंगे वो बनेगा पीएम। सनातन धर्म में राजनीतिक एजेंडा को लाना ये पार्टियों की मजबूरी या ज़रूरत? लोगों के साथ धोखा करिए। पार्टियों में अपने में दम नहीं होता, इसलिए सनातन धर्म का उपयोग करते हैं। धर्म अपनी जगह है। अगर भगवान सोमनाथ उस समय होते जब मोहम्मद गजनी आए, शिवलिंग तोड़ा, कहाँ थे भगवान सोमनाथ? ये जो रामलला की मूर्ति बाहर रखी, कहाँ थे भगवान राम? ये सोचिए ना। तो सनातन धर्म, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपना काम करिए ना, लोगों को संभालिए, लोगों को रोजी दीजिए, नौकरी दीजिए, महंगाई कम, ये आपका काम है। आपका काम राम कहाँ रहेंगे, सोमनाथ भगवान कहाँ रहेंगे, आपका काम नहीं है। हाँ, पार्टी की स्ट्रेंथ डबल करने के लिए अडवाणी ने प्रोग्राम किया था। ऐसा प्रोग्राम आपका है तो अलग बात है। और बीजेपी क्लियर कहते भैया हिंदू के साथ हमारा ये अलग मामला है, तो वो क्लियर कट है, उसमें कोई छुपाता नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में ये जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा मतलब मैं नहीं देखता कि ये सनातन धर्म ये होगा वो होगा। पार्टियों को संभल कर सोचना चाहिए। करवत है, करवत इधर उधर भी जाता है, वापस आता है तब भी काटता है जी। जो धर्म आपके काम में आएगा कल आपके विरोध में जा सकता है। करवत का प्रयोग नहीं करना चाहिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को। 2024 लोकसभा चुनाव में INDI गठबंधन और NDA गठबंधन, ममता बनर्जी किसके साथ जाएगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगा या किसके साथ नहीं जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ममता बनर्जी जहाँ भी जाएगी फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के साथ वो नहीं जाएगी। इतना मैं ज़रूर कहूँगा। और रहा इंडिया का, तो वो तो इफ एंड व्हेन है। कोई मतलब कांग्रेस CPM के साथ रहे न रहे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ कर लेट गो करना चाहिए। फ्रेंडली मैच खेलना है तो वो भी विथ अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, दुश्मन से नहीं। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? देखिए, जब इकोनॉमी और देश का सवाल है तो बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट, नॉट इंडिया, वो मनमोहन सिंह जी रहे। दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री कोई भी देश की जनता के पास क्वालिफाइड पॉलिटिशियन, वो भी इकोनॉमिस्ट, ये मनमोहन सिंह जी। संगठन के हिसाब से पार्टी का व्याप बढ़ाना, हर राज्य में पार्टी ले जाने के लिए नरेंद्र भाई कैसे पार्टी पहुंचानी, वो इन्होंने काफ़ी बेखूबी से 10 साल में ये रिश्ता निभाया। जी बाबू, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड का। इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा या निखर जाएगा? बिखरेगा नहीं। देखिए, बिखरेगा इसलिए नहीं कि सबको लगा है कि ED, CBI, IT या जो भी है वो इतने पीछे पड़े हैं कि भाई, जैसे मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ कि पानी आता है, फ्लड आता है तो दरख्त के झाड़ के ऊपर मगर चढ़ जाएगा, सांप चढ़ जाएगा, नेवला चढ़ जाएगा, कबूतर बैठेगा, ये सब, कोई किसी को मारेगा नहीं, सब बैठेंगे। फ्लड चला गया तो फिर एक दूसरे को, तो ये फ्लड जो है ना, ED का, CBI का, IT का, जो भी, वो फ्लड ने इनको सबको इकट्ठा किया। और इकट्ठे रहे तो देश का भला है इसमें। अकेली एक पार्टी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए कि वो डिक्टेटरशिप की ओर चले जाए। पब्लिक का देखने के लिए दो पार्टी विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। चाहे इंडिया बहुमति में आए ना, लेकिन मजबूत बनकर भी उभरे ना, तो आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर चेक रहता है, और चेक कोई भी सरकार के ऊपर है वो ज़रूरी है। बाबू, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।